तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, लेकिन आज एक्शन कमजोरी की तरफ। जी हां, दुनिया भर के बाजारों से हल्के फुल्के कमजोरी के संकेत, लेकिन एफआईएस की दमदार बिकवाली की वजह से एसजीएक्स निफ्टी है दबाव में। कमजोर खुलने के बाद क्या होगा, कौन से लेवल होंगे सपोर्ट के तौर पर और कहां से आ सकती है रिकवरी, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और इस मिड वीक ट्रेडिंग सेशन में ये जो थोड़ी सुस्ती के संकेत आ रहे हैं, थोड़े नेगेटिव संकेत आ रहे हैं, उनको कैसे समझना है ये जानेंगे सर। बिल्कुल दीप, थोड़ा सा कमजोरी वाला मामला बनता हुआ दिख रहा है। लोकल ज्यादा है जी, ग्लोबल कम। ग्लोबल में तो एक हल्का फुल्का करेक्शन है और कल देर रात अमेरिकी बाजारों में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई, जैसे कि उम्मीद भी थी। बिल्कुल, कल दिन भर आपके डाउ फ्यूचर्स हल्के फुल्के कमजोर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो आज के बड़े ट्रिगर्स में जो सबसे बड़ी बातें हैं, जो सबसे बड़े ट्रिगर्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स के संकेत हल्के फुल्के कमजोरी के हैं। वहाँ से आपको संकेत थोड़ा सा सुस्ती के कह सकते हैं। कल आए नतीजों का जबरदस्त एक्शन रहेगा और आज वायदा कारोबार में 8 रिजल्ट्स हैं जिन पर आपकी नजर रहेगी। नायका की आज लिस्टिंग होने वाली है, एक दमदार लिस्टिंग और एक दमदार आईपीओ की ओपनिंग, दोनों ही होगी। बिल्कुल, तो थोड़ी देर में लिस्टिंग की भी बात करेंगे। हाँ। और लेटेंट व्यू, ये आईपीओ आज खुलने वाला है, इस पर भी करेंगे विस्तार से बातचीत। बिल्कुल सर, तो आईपीओ की तो बात करनी है, लिस्टिंग की भी बात करेंगे, नई आईपीओ खुल रही है उस पर भी आपकी सलाह लेनी है। पर यही जो आप कह रहे थे सर ओपनिंग कमेंट्री में, एफआईएस कर क्या रहे हैं सर? एक तो जो लगातार बिकवाली आ रही है, एक दो दिन थोड़ी राहत के संकेत आ जाते हैं, थोड़ा डेटा कम हो जाता है, फिर बड़ा फिगर आता है। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अब तक हम देख रहे हैं कि ज्यादातर इनकी बिकवाली अब्जॉर्ब होती रही है जी, पर अगर रोज या रेगुलरली इतनी बड़ी बिकवाली आती रहेगी तो ये आखिर कब तक अब्जॉर्ब होती रहेगी बाजार? दीप, ये बात सही है कि बिकवाली की साइज, अब इसमें दो चीजें हैं जी। अगर आप पॉजिटिव साइड पर देखना चाहें तो इतनी बड़ी बिकवाली के बावजूद हम गिर नहीं रहे। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि कम से कम अगर एफआईएस की कल के सेशन में देखिए 2445 करोड़ की कैश में बिकवाली बड़ी है, 850 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं, राइट। तो यानी कि आपके हो गए 3300 करोड़ की स्टॉक्स में बिकवाली, 2620 करोड़ के इंडेक्स बेचे जी, यानी कि करीबन 5,500-6 हज़ार करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली। अब 5,500-6 हज़ार करोड़ का बेचे तो सिर्फ 24 पॉइंट गिरना चाहिए निफ्टी। सही बात है, जवाब तो ना है। क्या सिर्फ बैंक निफ्टी 60-70 पॉइंट गिरना चाहिए? जवाब तो ना है। अब ताकत के लिहाज से देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि एफआईएस 2 हफ्ते से बेच रहे हैं, अब भी बेच रहे हैं, फिर भी हम 18,000 पे तो है ना, करेक्ट। तो ये ताकत कहाँ से आ रही है ये समझना होगा। ये ताकत आ रही, एक थोड़ा लोकल फ्लो है, भले घरेलू फंड कम खरीद रहे हैं, खरीदना शुरू किया उन्होंने परसों से, कल भी 1418 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, तो थोड़ी बहुत खरीदारी घरेलू फंड्स की है। लेकिन दूसरा सपोर्ट आपको ग्लोबल मिलता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स अब तक खराब हुए नहीं, बिल्कुल करेक्ट। अगर ग्लोबल खराब नहीं है और हमारे यहाँ एफआईएस की बिकवाली और सामने थोड़ा बहुत आपके लिए सपोर्ट आता दिख रहा है, तो फिर बाजार होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी हम यही बात कर रहे हैं कि दो चीजें हो सकती है, एक या तो एफआईएस की बिकवाली कम हो जाए और बाजार तेजी से भाग जाए ग्लोबल सपोर्ट की वजह से, दूसरा एफआईएस की बिकवाली कम न हो और ग्लोबल खराब हो जाए जो लगातार मजबूत है जी, तो फिर हम नीचे जाने की तैयारी कर सकते हैं। तो इन दोनों में से क्या होता दिख रहा है वही डिसाइड करना है जी। अभी तक लेकिन एक चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईएस का मूड बहुत क्लियर है। अब वो अभी तक कोई खरीदने के मूड में दूर दूर तक आए नहीं। दूसरी बात, एक आध दिन 2 दिन छोड़ दे जहां उन्होंने हाथ रोका है, वो भी सेलिंग कम की है, वो भी कैश मार्केट में। अदरवाइज कोई ऐसा बड़ी खरीदारी का मूड उनका हो या ट्रेंड रिवर्सल हो, ये नहीं है। तो एक चीज बहुत क्लियर है, इन बिकवाली के आंकड़ों के दम पर थोड़ा ऊपर टिके रहने में मुश्किल आएगी, वो होगा ही जब तक कि आपको आंकड़े ये ठीक होते ना दिखे। और दूसरी बात ये है, इससे भी बड़ी समस्या ये कि लोकल फंड जिस तरह से एग्रेसिवली पहले खरीद रहे थे अप्रैल मई के महीने में, वैसी खरीदारी नहीं है। और तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है कि लोकल ट्रेडर्स जो हैं या एचएनआई इन्वेस्टर्स या पीएमएस वालों को बोल दें, वो भी हाथ रोक कर बैठे हैं जी, तो वो भी बहुत बड़ी खरीदारी के मूड में नहीं है जी। मतलब ले रहे हैं चुनिंदा स्टॉक स्पेसिफिक, वो ठीक है। सो थोड़ा सा मुझे लगता है फ्लोज भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं बाकी ट्रिगर्स पर। बिल्कुल, तो उसी का इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं। और इसी का इम्पैक्ट माने सर या कैसे देखें, क्योंकि कल भी हमने देखा बाउंस बैक जो आया, वो जो एक कंजेशन जोन है 18,050, 18,150, 18,200 तक की आप बात कर रहे थे, वो पहले लेवल से ही रिवर्स हो गया। 18,050 टच करते ही दूसरा बोलूंगा दीप में, दूसरा उसका रीजन बताता हूँ आपको। 18,600 का हाई जी, 17,600 का लो, यस 18,606 कुछ हाई है हमारा, 612-13 होगा जो भी।
लो बनाया हमने 17,613 का। यस सर। 29 अक्टूबर को, जी। 29 तारीख को। वहां से हम आए 18,113, 112 कल, एग्जैक्ट 500 पॉइंट, 500, 1000 गिरे 500 बढ़े। करेक्शन में रिकवरी सबसे पहले जो रिकवरी होती है 1/3 होती है जी, दूसरी 50% होती है, तो एग्जैक्ट 50% रिकवरी से कल आप रुके जी, ठीक है जी। उसके बाद 2/3 रिकवरी, और 2/3 रिकवरी अगर आपकी हो जाती है, और इसीलिए हम बार बार बात कर रहे थे कि 18,250 18,300 के आसपास अगर निकलकर हम पार हो गए यस सर, तो फिर नया लाइफ लाइन बनाएंगे। तो 2/3 रिकवरी के बाद फिर बाजार वो पुराने लेवल को पार करता है जी। आमतौर पर ये ट्रेंड है। मैं चार्ट्स के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं डेटा के बेसिस पे जो मैंने देखा है, तो इसलिए मैंने करेक्शन को हमेशा 1/3, 50%, 2/3 ऐसे गिन के चलता हूँ राउंड फिगर में, और फिर मेरे थोड़े डेटा मैच कर लेता हूँ उसके आसपास लेवल कौन से आ रहे हैं। ये अपना सक्सेस फॉर्मूला है, अभी तक काम कर रहा है। सो 50% तक काम हुआ है। अगर 66% या यूँ कहेंगे 2/3 अगर करेक्शन आ जाए, यानी कि 1000 पॉइंट आप गिरे, समझो 650 700 पॉइंट आप बढ़ जाते हैं, तो फिर आप नए लाइफ की तरफ, हाई की तरफ बढ़े, तो वो अभी भी इंटैक्ट है। ऐसा अब वापस कमजोरी कब होगी, जब आप 1/3 करेक्शन के नीचे से वापस ट्रेड करना शुरू करें, यानी कि 17,800 के नीचे से अब आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो मुश्किल बढ़ेगी। 17,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और 18,125 जो हमने हाई बनाया इसके ऊपर थोड़ा बेहतर होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन में जा सकता है, जहां नीचे 17,800 ऊपर 18,100, इस रेंज को बाजार थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करे। ओके, और उस रेंज को वक्त बिताने के बाद फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। सो ऐसा भी नहीं है कि आज हल्के फुल्के ग्लोबल कमजोर हो गए तो बहुत खराब हो गए हम, क्योंकि अभी तक सेलिंग फिगर तो आपको रोज मिल ही रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत तेजी वाला माहौल है। तो आज का दिन थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है, जिसके संकेत कल हल्के फुल्के थोड़े हमें मिले थे। वो अलग बात है कि आखिरी मिनटों में थोड़ी रिकवरी आई थी, तो थोड़ी सम्मानजनक क्लोजिंग मिल गई थी, तो वो उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। थोड़ी प्रीमियम कम होगी, उसको एडजस्ट करेंगे, और थोड़ा एफआईएस के डेटा जो नेगेटिव है उसको एडजस्ट करेंगे, तो थोड़ा आज मुश्किल भरा सेशन थोड़ा रह सकता है। जहाँ मतलब अच्छा, दूसरी एक और बात ये भी कि बहुत ओवरसोल्ड भी नहीं है मार्केट। पुट कॉल रेशियो है थोड़ा नीचे 0.96 पर, लेकिन आजकल तो ओवरसोल्ड होने के लिए 0.8 0.85 हो तब जाके ओवरसोल्ड की रेंज में आते हैं आप, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल वाला मामला रहेगा। देखते हैं सेकंड हाफ इंपॉर्टेंट होगा, ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लोजिंग पे अगर हम 18,000 होल्ड कर पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17,925 के ऊपर बंद होते हैं तब भी ठीक है। 17,900 के नीचे क्लोजिंग होने पे थोड़े सावधान होंगे, और 17,800 के नीचे क्लोजिंग हुई तो आपकी रिकवरी जो होनी थी 17,600 से 18,100 की हो गई। अब वापस आप 17,600 की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, वैसे समझना। तो क्लोजिंग लेवल पे 3 लेवल पे ध्यान रखना है। 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग फर्स्ट क्लास फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं। 17,925 के ऊपर की क्लोजिंग ठीक है, कोई इश्यू दिक्कत वाली बात नहीं है। और 17,800 के नीचे की क्लोजिंग, 17,800 के नीचे खराब है। चलिए, 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स क्लोजिंग के लिए आपको मिल चुके हैं। देखते हैं आज का सेशन कैसा रहेगा, और आईपीओ मार्केट्स की भी बात करनी है। आइए सर, फिर एक बार आज का सेटअप समझ लेते हैं, पहले वो बता दीजिए। ग्लोबल सेटअप नेगेटिव साइड पर है, नेगेटिव से न्यूट्रल है, बहुत नेगेटिव भी नहीं, लेकिन मैंने नेगेटिव 2 वजह से लिखा दीप। एक तो डाउ थोड़ा 101 पॉइंट नीचे बंद हुआ, डाउ फ्यूचर्स भी हल्की सुस्ती में, एसजेक्स निफ्टी 1,200 नीचे, तो इन तीनों को मिलाकर नेगेटिव हो गए। अगर तीनों को अलग अलग देखें तो न्यूट्रल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खराब नहीं, लेकिन तीनों को मिलाकर नेगेटिव है। एफआईएस के संकेत सुपर नेगेटिव है, बहुत ही खराब है। घरेलू फंड्स पॉजिटिव है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर हैं, सेंटिमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड न्यूट्रल है। ठीक है, 17,900 17,975 ये पहला सपोर्ट जोन है 75 पॉइंट की रेंज का, जिस पर आपको नजर रखनी है। इस रेंज में हम कहीं खुलेंगे और वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे 17,800 850 मजबूत सपोर्ट जोन है, जहां पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों आएगी भी। हाँ, आएगी, और वहां पर एक चांस आपको लेना चाहिए 800 850 की रेंज में थोड़ा बहुत खरीदारी करने का। ऊपर 18,050 18,100 ये आपके लिए रुकावट की रेंज है, पार करके अगर टिक गए संभावना कम है। 18,125 18,175 प्रॉफिट बुकिंग जोन आपके लिए बनता है। ठीक है, बैंक निफ्टी 38,950 39,125 ये आपके लिए दिन की छोटी रेंज है। इस रेंज के आसपास कहीं खुलेंगे, एटलीस्ट 39,125 के आसपास शायद हम खुलने की कोशिश करें। इसके नीचे 38,425 525 आता है, लेकिन मुझे 425 बहुत दूर दिख रहा था, इसलिए मैंने 38,525 38,675 की रेंज दी है, जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा। ऊपर 39,500 39,575 2-3 दिनों से इसको पार करने में मुश्किल आ रही, ये रेंज आपके लिए रुकावट की है। पार करके निकले तो 39,675 से 750 यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, शॉर्ट सब कुछ होते हुए आपको दिख सकते हैं। दीप, ठीक है, तो ये है आपके लिए बड़े लेवल्स आज के लिए। ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी?
17,925 18,050 दिन की छोटी रेंज है ट्रेडिंग के लिहाज से। 17,850 18,100 दिन की मीडियम रेंज है और 17,800 से लेकर 18,175 ये दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले। बैंक निफ्टी 39,125 39,575 दिन की छोटी रेंज है। 38,925 39,675 दिन की मीडियम रेंज है और 38,525 से लेकर 39,750 ये दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेके चले। सो बेसिकली 38,900 के नीचे जाने पर मजबूत सपोर्ट सीधा 38,500 के आसपास आता है, तो वहां से 400 पॉइंट की रिस्क खुल जाती है जी। और आपको याद होगा 29 अक्टूबर को भी मैंने यही बात कहा था कि 39,125 के नीचे सीधा सपोर्ट कोई खास है नहीं, 400-500 पॉइंट नॉन स्टॉप जाएगा। और उस दिन 38,426 का लो बनाया जी और वहां से घुमा, हालांकि बंद होते होते हम ठीक हो गए थे, लेकिन 38,426 का लो बनाया। तो कहीं ना कहीं 38,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा अगर हम ये 39,000 38,900 का लेवल तोड़ देते, तो ये ध्यान रखने की बात है। और स्पेशली पिछले 1-2 दिनों से बैंक निफ्टी वो ताकत दिखा नहीं रहा जो पहले दिखा रहा था, तो वो थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल सर। और यहीं पे बैंक निफ्टी की बात निकली तो डीप में ये भी कहना चाहता हूँ कि 2 चीज़ें हैं जो बैंक्स पे, एक बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन हमने दिया हुआ है जी, उससे एग्जिट कर लेना चाहिए लॉस में, अब फायदा नहीं रखिए क्योंकि आपकी कॉल की वैल्यू कल कम हो जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा कल हमने ये खरीदने की राय दी थी रिजल्ट्स के लिहाज से, तो वहाँ पर रिजल्ट के लिहाज से एक बार हम रिव्यू कर लेंगे, हाँ, या फिर स्टॉप लॉस एक मेंटेन करके चलें जो दिया है। 102 में कहते तो कॉस्ट पर स्टॉप लॉस रख लें। हाँ, मतलब नहीं, कल फ्रेश कॉल तो 106.50 पे दिया था, वो पुराना वाला जरूर नीचे का नहीं, कल तो 106.50 पे दिया था, तो वैसे स्टॉप लॉस दूर 101 का दिया है, अगर आप उतना दूर रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 105 के आसपास रख ले, थोड़ा टाइट भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये है आपके लिए बैंक्स की पोजीशन और मार्केट की बात। सर एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन काफ़ी तेज़ी से कल कम भी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा? बिल्कुल है, 60%। इसमें अच्छी बात यही है दीप कि आमतौर पर जब हम बात करते हैं कि एफआईएस बहुत बेच रहे हैं तो कब तक बेचेंगे, कितना बेचेंगे? आमतौर पर 50% के नीचे पोजीशन आने के बाद एफआईएस थोड़ा बेचना रुकते हैं। तो पॉजिटिव साइड देखना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं कि भाई हल्के हो गए इंडेक्स में और कल दबाकर बेचा है। सो बट इसका मतलब ये नहीं कि आज का आज ही वापस खरीद दें, वो भी नहीं है। हाँ, मतलब वहां से थोड़ा प्रेशर कम हो सकता है कि अब जैसे अगर आज बाजार खराब भी हुआ तो कल बाजार इतना खराब नहीं था लेकिन आंकड़ा बढ़ाया है, अब आज बाजार ज़्यादा खराब हो सकता है लेकिन आंकड़ा कम आए, क्योंकि हो सकता है आज एफआईएस कम बेचे बाकी लोग ज़्यादा बेचे, हो सकता है ना। तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा है। कई लोगों के स्टॉप लॉस 18,000 के होंगे या 17,975 के होंगे, उसके नीचे खुलेगा तो आपको बेचना पड़ेगा जी। सो वो हिसाब से हो सकता है, देखते हैं। तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटी है, अच्छा संकेत है। पुट कॉल रेशियो घटा है, ये भी अच्छा संकेत है, 1.12 से 6.96 आया है, थोड़े और बाजार हल्के हो गए, ये दोनों संकेत अच्छे। विक्स घटा है, ये भी अच्छा संकेत है। तो ऐसे डेटा के लिहाज से एक्चुअली अगर आप एफआईएस के डेटा हटा दो तो ऐसा बाजार में कुछ खराबी है नहीं। लेकिन वही है ना बात, डिमांड और सप्लाई वाला मामला, अगर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है और साथ में आपको ग्लोबल सपोर्ट मिसिंग है, जिसका डर लग ही रहा था 1-2 दिनों से कि बहुत दिन हो गए, 11 दिन से हाई बना रहा है नैस्डैक, थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, रनिंग करेक्शन आ सकता है, वही हुआ है, तो थोड़ा इस वजह से 125 पॉइंट नीचे। बिल्कुल, तो चलिए ये है, कुछ राहत के संकेत भी हैं इस डेटा के दम पर अगर आप देखें, बट एफआईएस की सेलिंग थोड़ा प्रेशर डाल सकती है। पोजीशंस की बात करते हैं सर, मौजूदा पोजीशंस क्या करें? लॉन्ग पोजीशन पे स्टॉप लॉस रखिए इंट्राडे के लिए 17,900 का, क्लोजिंग के लिए रखिए दीप 17,800 का। अब इसमें 2 चीज कर सकते हैं, जिनको इंट्राडे छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 17,975 का भी रख सकते हैं जो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा आपका कल के लोस का। जिनको क्लोजिंग का स्टॉप लॉस छोटा रखना है वो 17,900 भी रख सकता है, लेकिन मुझे स्टॉप लॉस आपको गैप डाउन ओपनिंग को एडजस्ट करके देने, उस हिसाब से क्लोजिंग 17,800 होगा, इंट्राडे 17,900 होगा। ओके। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस दूंगा 38,900 का, जिनको छोटा रखना है 39,100 का रखें, लेकिन 200 पॉइंट के रिस्क अगर आपकी और है लेने की ताकत तो फिर आपका स्टॉप लॉस 38,900 का होगा, क्योंकि आपने 38,932 का लो बनाया है 2 दिन पहले, तो उस लिहाज से आपके लिए वो बेस का काम करेगा, 38,900 स्टॉप लॉस हो जाएगा। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो कल जो स्टॉप लॉस दिया था वही आज भी, कल भी ट्रिगर नहीं हुआ, आप बच गए 18,125। बिल्कुल। और सुबह भी आप बोल रहे थे गैप से खुलने के बाद और लेना चाहिए, मैंने कहा जब तक 18,125 पार ना हो तब तक लेने का डर है, तो वो हुआ नहीं।
कल क्लोजिंग में भी आपने बोला था फ्रेश पोजीशन नहीं फ्रेश बनानी पोजीशन है, नहीं लेके जाना। अगर है तो कैरी कर लें वरना नहीं बनना। बराबर है। सो और 39,600 बैंक निफ्टी का आपका, बैंक निफ्टी में जरूर दीप मैंने एक काम किया, स्टॉप लॉस बहुत तेजी से नीचे खींचा है। आप देखो अब तक मैं रोज 40,000 का स्टॉप लॉस दे रहा था, आज मैंने सीधा 400 पॉइंट नीचे का दिया 39,600 का, और उसकी दो वजह, एक 39,600 कल पार नहीं कर पाए, दो ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, उसके बाद आपको ज़्यादा रिस्क नहीं रखनी, सिंपल है। 39,600 आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, शॉर्ट साइड पर। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस। अब नई पोजीशंस बनाए सर। सेल निफ्टी 18,125 जो स्टॉप लॉस का लेवल है, उसको स्टॉप लॉस लगाकर बेच सकते हैं। 17,975, 17,925, 17,900, 850 और 17,800, ये सारे टारगेट्स के लिए करनी है बिक वाली। जो लोग खरीदना चाहते हैं वो 17,825 से 17,925 की रेंज में मौके ढूंढे खरीदारी करने के। आप एग्रेसिव ट्रेडर से 900, 925 की रेंज में ले सकते हैं। थोड़ा आराम से लेना चाहें तो 825, 850 में लीजिए, 800 तक भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 17,750 का होगा। आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। 17,975, 18,000, 18,050 और 18,100, ये 4 टारगेट है जिसके लिए खरीदारी करनी है। सिंपल। निफ्टी में एक ही है, बाय और सेल, एग्रेसिव वाला काम आज नहीं। बैंक निफ्टी एग्रेसिव होके फायदा है। हाँ, मतलब क्योंकि दोनों तरफ आपके लिए लेवल्स क्लियर निकल कर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी 39,600 कल के हाइस के ऊपर का आपको स्टॉप लॉस लगाकर बेचना है। 39,125, 38,950, ये दो छोटे टारगेट हो गए। 38,775, 675 मीडियम टारगेट, और बड़े टारगेट 38,525, 38,425 के बनकर आते हैं आपके लिए। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप बैंक निफ्टी खरीदिए 38,950, 39,125 रेंज में। क्लियर है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 38,900 का होगा। इसके नीचे जाए तो फिर किसी के इन्विटेशन का या किसी की राय का इंतजार न करें, चुपचाप शांति से काट लें, डबल शॉर्ट भी कर लें। डबल शॉर्ट कर लें। तो 38,900 स्टॉप लॉस हो गया जी, क्योंकि एक बार 38,900 के बाद नीचे की रिस्क जो खुलती है वो 38,500 के आसपास तक की खुल जाती है, 400-500 की। इसलिए 38,900 के नीचे आपको शॉर्ट लॉन्ग नहीं रहना है। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स खरीदें 38,950 के आसपास तक, 38,900 का स्टॉप लॉस। 39,225, 39,300 छोटे टारगेट, 375, 450 मीडियम टारगेट, 39,500, 39,575 बड़े टारगेट के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स को बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है। ये सारे लेवल्स आपके सामने। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, आराम से इंतजार करना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सही रेंज है वो 38,425 से 38,525 की है। इस रेंज में आए तो ज़रूर खरीदिए 38,350 का स्टॉप लॉस लगाकर। 38,675, 775, 925 और 39,125, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए इस रेंज में मौका मिले तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। और अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी आएगा तो मेरा बाय कॉल भी आएगा ऑप्शंस के जरिए। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा आपको परसों वाले ऑप्शन में जो नुकसान हुआ थोड़ी उसकी भरपाई करवानी है, बिल्कुल करवानी। बिल्कुल। तो बैंक निफ्टी लोअर लेवल्स पे थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी? नहीं, निफ्टी में भी है, निफ्टी में भी 17,800, 850 की रेंज में खरीदना बनता है। जैसे 38,500 में बैंक निफ्टी का एक चांस तो वहाँ लेना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, 100% लेना चाहिए। ठीक है, चलिए 100% दोनों में लेना चाहिए। थोड़ी ऊपर से रेंज अब कम हो गई। हाँ, ऊपर की थोड़ी अपसाइड लिमिट हो रही है। ठीक है सर, क्लियर है। बैन लिस्ट सर कोई बदलाव नहीं है। सन टीवी, एस्कॉर्ट्स, पीएनबी तीनों के तीनों बैन में बने हुए हैं। फंड्स का डेटा तो हमने बात कर ही ली सर, पर वायदा कारोबार से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स है? 17,900 बड़ा सपोर्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 37 लाख शेयरों का वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। असली समस्या 17,900 तोड़ने पर होगी। 18,000 पर तो होगी ही, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। 18,000 के पुट पर 32 लाख शेयर है, लेकिन वो 32 लाख शेयर और 17,900 के 37 लाख शेयर दोनों मिल जाए तो 70 लाख शेयरों का जो 70-80 लाख शेयर जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं वो रिस्क पर आ जाएंगे। तो 17,900, 925 ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ रुक गए तो ठीक, वरना भैंस पानी में गई। ठीक है, ऊपर 18,100 पार नहीं होगा जी, इत्मीनान रखें। भयंकर शॉर्ट है, 22 लाख शेयर कल जुड़े हैं, 57 लाख शेयर ओवरऑल कॉल राइटर्स हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अपसाइड दिख रही है साफ, इसलिए 18,100 आज पार नहीं होना चाहिए। 18,100, 125 वहाँ आके रुक जाएंगे, अटक जाएंगे अगर रिकवरी आई तो भी। अनलेस कि वो परसों वाली जैसे एकदम शार्प, एकदम सरप्राइज वाली रिकवरी आ जाए कि 18,000 के ऊपर ही बंद हो गए, नीचे खुल के, ऐसा आज तो नहीं लगता जी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी 39,000 आखिरी उम्मीद है, 14 लाख शेयर है वहाँ पर, तो वही 38,900, 39,000 वो टूटा तो गया, 400-500 पॉइंट की रिस्क निकल जाती। 39,500 के ऊपर जब तक न निकले तेजी के बारे में सोचे भी नहीं, ख्याल भी न लाएं। 39,500 पर 19 लाख शेयर हैं कॉल्स में,
वो पार नहीं होगा। तो पहले शुरुआत में रेंज आपके लिए समझ लीजिए नीचे 38,939,000 सपोर्ट है, ऊपर 39,439,500 रुकावट है। बस ये समझ लीजिए। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए आज का ट्रेड सेटअप, इंपॉर्टेंट लेवल्स। इंटरेस्टिंग डे होगा, थोड़ी कमजोरी के बाद देखते हैं बाजार संभलते हैं कि नहीं, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर और एक बढ़िया स्टॉक ऑफ द डे अनिल जी की तरफ से। बताएं सर, स्टॉक ऑफ द डे कौन सा स्टॉक चूज किया? बिगुल नहीं है, कोई बिगुल बात नहीं है, म्यूट हो गया। बॉश इसके फ्यूचर्स खरीदे जाएं और दीप कल बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आए और क्या गजब के नतीजे हैं बॉश के। आप देख सकते हैं कि मतलब कमाल नतीजे हैं, क्योंकि रीज़न ये कि जिस तरह के रिजल्ट्स आप जिस तरह का आउटलुक आप देख रहे हैं और जो रिजल्ट देख रहे हैं ऑटो कंपनियों के, वहाँ पर चिप्स की शॉर्टेज है, ये सब के उसके बावजूद जी आप इन्हें साल दर साल देखें या तिमाही दर तिमाही देखें और स्टॉक का बहुत नीचे अपने ऊपरी लेवल से चले ही नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इन रिजल्ट, हालांकि कल थोड़ा 3% का मूव आया था, तो अगर बहुत गैप से खुले तो फिर छोड़ दे, क्योंकि कल थोड़ा चला हुआ भी बाजार का मूड माहौल, लेकिन अगर गैप से ना खुले तो खरीदारी का मौका बनेगा, क्योंकि सेल्स देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19% है। मैं साल दर साल नहीं बोल रहा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19% है। कामकाजी मुनाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% बढ़ा है। प्रॉफिट 260 करोड़ से 372 करोड़ का आया, वो भी अच्छा बढ़कर आया है। साल दर साल देखेंगे तो लॉस था 64 करोड़ का, तो वो तो मैं गिन भी ना। तो तिमाही दर तिमाही भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उस लिहाज से मुझे लगता है एक मौका बन सकता है खरीदारी करने का। आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा कर चलें 18,750 का फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ। 19,300, 19,700 और 20,000 तक के टारगेट के लिए बॉश में खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो दमदार नतीजों के दम पर आज बॉश रिएक्ट करते हुए दिखेगा। खरीदारी की राय है, नजर रखें इस काउंटर पर। आज का है स्टॉक ऑफ द डे। अब आते हैं सर आईपीओ मार्केट के एक्शन पर। एक आईपीओ बंद हो रहा है, एक आईपीओ खुल रहा है और एक लिस्टिंग भी आज हो रही है। आई थिंक लिस्टिंग से शुरुआत करते हैं सर। जैसे आपकी मर्जी। नाइका क्या एक्सपेक्टेशन है? डबल हमारा टारगेट ही था। आपको याद होगा कि मैंने बोला था ये स्टॉक डबल होने की ताकत रखता है आईपीओ के वक्त से, और जितने नए जमाने के बिजनेसेस उसमें सबसे ज्यादा यही पसंद आया था। राइट जी। दमदार लिस्टिंग होगी, 1900-2000 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने के संकेत मिल रहे हैं। वहाँ पर लिस्टिंग होनी चाहिए। 1100 आपका ये इशू प्राइस 1125, उसके मुकाबले में आराम से 1900-2000 रुपए की रेंज में लिस्ट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डबल होने का इंतजार करें, रख भी सकते हैं। अच्छी बहुत ही कम लोगों को मिला होगा, हार्डली किसी को मिला होगा, नसीब वाले जो लोग हैं तो मिल गया है। और इतनी दमदार लिस्टिंग है तो आपके नीचे की रिस्क खत्म हो जाती है। नए जमाने के बिजनेस अदरवाइज आप खरीद भी नहीं पाते, तो होल्ड करें, बेचे ना। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं कि भाई हमें तो लिस्टिंग पे बेचना ही होता है या फिर हमें प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है, तो 1800 रुपये का स्टॉप लॉस रखें जी। जो भाव आ जाए उससे 100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते चले। 2000 हो गया तो 1900 कर दिया, 2100 हो गया तो 2000 कर दिया, 2150 हो गया तो 2050 कर दिया। तो अपने अपने हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के तौर पर होल्ड करना है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए। मेरा यह मानना है 1900-2000 की रेंज में लिस्टिंग होगी और बहुत ही बढ़िया कंपनी है, कोई डाउट ही नहीं। टॉप क्लास प्रोमोटर है, ग्रोथ आउटलुक मजबूत है, बिल्कुल फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो कोई वजह नहीं कि आप इस स्टॉक को बेचें सिर्फ इसलिए कि बहुत महंगा है या वैल्यूएशन ज़्यादा हो गए। वो बेचने की वजह नहीं होनी चाहिए। बेचने की वजह ये होनी चाहिए कि या तो कंपनी बहुत ख़राब करना शुरू कर दे या आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, जो दोनों ही इस केस में है नहीं। बिल्कुल 15,000 के शेयर बेच के पैसे की ज़रूरत भी पूरी नहीं होनी है और कंपनी तो ख़राब है ही नहीं। बिल्कुल, तो इसलिए होल्ड करें। ठीक है, चलिए तो होल्ड करें, ये है आपके लिए राय। अच्छी लिस्टिंग होगी, ऑलमोस्ट डबल हो सकता है लिस्टिंग पर। और फिर ट्रेडर्स 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड करें। नई आईपीओ जो आज खुल रही है, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, यहाँ पर कैसा है? इस आईपीओ को एनालाइज करने में एक बहुत बड़ी समस्या आई मुझे। यस सर। पहले आपको ओपिनियन बता दूं कि लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में क्या करना चाहिए। आपको 100% अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करना है बड़े लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए। जो एकमात्र समस्या आई वो मैं पहले बता दूं, वो है नेगेटिव्स ढूंढने से नहीं मिल रहे। बहुत कम ऐसी कंपनियां सामने आती है जहां पर आपको नेगेटिव्स ढूंढने में बड़ी मुश्किल आती है। हालांकि मैं भी फिर एज ए जर्नलिस्ट कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लूंगा, है ना। तो एक ही नेगेटिव मिला है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पॉजिटिव्स आप मुझे कहें मैं 15 मिनट बात कर सकता हूँ। मतलब बहुत दिनों बाद इतनी बेहतरीन कंपनी। इसके पहले जो एक ऐसी जो कंपनी मुझे इतनी पसंद आई थी वो तो MTAR मुझे याद है सर। MTAर के मतलब मैं प्रमोटर्स का फैन हो गया जी। सेम इनके प्रमोटर्स का मैं फैन हो गया। कल हमने बात भी की थी। दक्षिण भारत के वो प्रमोटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारे बेट्स और IIT से पढ़े हुए हैं, सारे IIM से पढ़े हुए हैं।
अच्छी बात है कि इस तरह के प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर बनते हैं, ऐसी कंपनियां चाहिए हिंदुस्तान में। बिल्कुल। आप देखिए बहुत ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड प्रोमोटर्स का है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ दी, मुझे याद नहीं आता कि पिछली बार कौन सी ऐसी कंपनी मैंने पढ़ी आईपीओ के लिहाज से जिसके प्रमोटर पर, कंपनी पर, कंपनी की सब्सिडरी पर किसी तरह का कोई लिटिगेशन नहीं, कोई मुकदमा नहीं चल रहा है इन पर। बहुत रेयर होता है सर। सिर्फ एक 30 लाख रुपए की टैक्स की लाइबिलिटी बाकी, वो भी बाकी मतलब जो है दे देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक भी मैटर ऐसा मुझे नहीं नजर आया मतलब जहाँ मतलब खुद पे, परिवार वालों पे, कंपनी पे, सब्सिडरी पे कुछ ये क्वालिटी, ये क्वालिटी बिल्कुल सर। और वो क्वालिटी आपको साथ में दिखती है। और आमतौर पर ना साउथ इंडियंस आर पीस लविंग, गॉड बिलीविंग पीपल है, मतलब अच्छे लोग हैं, मतलब और इतनी बढ़िया क्वालिफिकेशन के साथ तो बहुत ही बढ़िया प्रमोटर है। सबसे पहले चीज मैं प्रमोटर ही देखता हूँ किसी भी आईपीओ में, क्योंकि आप अल्टीमेटली कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी वो तो बाद में पता चलेगा, 3-5 साल में। पहले व्यू आपको प्रमोटर पर लेना होता है, और इसीलिए आईपीओ को विश्लेषण करना बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको जब तक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता हो। तो पहली चीज ये। दूसरा, नए जमाने का बिजनेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, यही चलेगा जी, यही चलने वाला है। फॉर्च्यून 500 की कितनी कंपनियां इनके कस्टमर्स हैं जी, गजब का बिजनेस मॉडल है, और ये बिजनेस बढ़ने ही बढ़ने वाला है, मतलब इसमें कहीं कोई कमी होने की तो चांस ही नहीं है। आईटी में भी सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला ये बिजनेस है, बहुत अच्छी स्पेस में। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए फाइनेंशियल्स का मजबूत है, प्रॉफिटेबल, मार्जिन देखिए 30% के मार्जिन, मतलब जो इन्फोसिस टीसीएस करती है उन लेवल के मार्जिन। बिल्कुल, इन्फोसिस टीसीएस का नाम है, ठोक कर लेते हैं हम इसी रेट पर देंगे, और लोग उनसे सर्विसेज लेते हैं कि आपको इन्फोसिस के पास जाना है, टीसीएस के पास, जैसा आपको पता है ना, ताज में जाके खाना है तो ये बिल देना ही पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन छोटी कंपनियां अगर इस लेवल का मार्जिन ले पाए, 25%, 28% से मार्जिन 30%, चलो मान लिया 30% सस्टेन ना भी करे, फिर भी 25-28% के मार्जिन भी सस्टेन कर ले। हालांकि मैनेजमेंट तो कल बोल भी रहे थे कि हम मार्जिन भी सस्टेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गजब के मार्जिन। तो ये सारे बहुत ही बढ़िया रीजन है, मुझे बहुत पसंद आया है। और ऐसी कोई और कंपनी है भी नहीं अभी, और ऐसी कोई ऐसी इस तरह की ज्यादा लिस्टेड का आप हैप्पीएस्ट माइंड से थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं। बाकी सारी परसिस्टेंट से लेके टीसीएस से लेके इन्फोसिस से लेके सारी कंपनियां ये कारोबार में है, लेकिन उनके ओवरऑल रेवेन्यू में ये छोटा हिस्सा है, इनका पूरा ही काम वहीं से। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है जो मैंने ढूंढ के निकाली, वो कि छोटी है साइज, प्रमोटर्स नए हैं, साइज छोटी है, 300 करोड़ का रेवेन्यू है, बहुत ही छोटा होता है अनडाउटेडली। मार्केट कैप 3000 करोड़ का है, मुश्किल से 4000 करोड़ का, ठीक है। लेकिन इस कंपनी में पोटेंशियल है। अगर मुझे सोचना हो कि कोई ऐसी छोटी कंपनी है जिनमें वाकई में 3 साल, 5 साल, 10 साल में आज को देखकर एक पोटेंशियल बन सकता है कि ये 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो सकती है, अगर ढंग से प्रमोटर काम करे। देखिए कई बार क्या होता है, प्रमोटर जब तक प्रमोटर नहीं होते हैं या जब तक लिस्ट नहीं होते तब तक अलग होता है। तो आई होप कि ये जैसे हैं वैसे ही रहें, उसी तरह से काम करते रहें, जो कि मुझे लगता करेंगे, तो ये कंपनी बहुत बड़ी भी बन सकती है। बिल्कुल सही जगह पे है, सही प्रमोटर्स है, बिल्कुल अच्छा कारोबार है, तो उस लिहाज से लॉन्ग टर्म गेंस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी और बड़े लिस्टिंग गेन दोनों के लिए लगाना चाहिए वैसे। बिल्कुल। और न्यू एज कंपनी से आपको पसंद भी आ रही है आजकल? नहीं, मैं इस साल का तो हमारा टारगेट ये है कि नए जमाने के बिजनेस पढ़ना समझना है भाई, वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चलिए, बड़े लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए लगाने की सलाह है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। आज से खुल रहा है ये आईपीओ। आइए फिर आपको बता दें कुछ और आज की खबरें, अपडेट्स, ट्रिगर्स, ब्रोकरेज एक्शन, भरपूर नतीजे भी आए हैं। करते हैं इसकी पूरी चर्चा हमारी टीम के साथ, मानसी, देवांशी, वरुण और साथ ही आशीष। मानसी, मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। ढेरों कंपनियों के कैश स्पेस में नतीजे हैं जिस पर आज नजर रहेगी। एफिल लिमिटेड, अनुपम रसायन, इसके अलावा किम्स, साथ ही नारायण हृदयालय, जोमैटो, इन तमाम कंपनियों के नंबर्स और कई सारी कैश मार्केट की कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। इसके अलावा नायका की लिस्टिंग पर आज नजर रहेगी। इंपॉर्टेंट ट्रिगर आईपीओ के लिहाज से इस पर फोकस रखेंगे। वहीं मॉइल और ऑयल इंडिया दोनों कंपनियों की बोर्ड मीट्स आज होने जा रही है। मॉइल बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बायबैक पर सोच विचार करेंगे, और ऑयल इंडिया में भी नतीजों बोर्ड में अंतरिम डिविडेंड पर सोच विचार किया जाएगा। आईपीओ के अपडेट। सफायर फूड इंडिया आईपीओ पहले दिन करीब 49% बढ़ता हुआ दिखा, जिसमें रिटेल हिस्सा 2.5 टाइम्स बढ़ा है। 2073 करोड़ का साइज है और प्राइस बैंड 1120 से 1180 रुपए का प्रति शेयर तय किया गया है।
197 कम्युनिकेशन का आईपीओ, पेटीएम का आईपीओ आज बंद होता हुआ दिखेगा और कल दूसरे दिन आईपीओ करीब 48% भरता हुआ दिखा है। रिटेल हिस्सा इसमें हम देखें 1.2 टाइम्स भरता हुआ हमने देखा है। साइज इसका 18,300 करोड़ का है और प्राइस 2080 से 2150 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। ओके, तो ये है आपके लिए आईपीओ अपडेट पेटीएम जो आज क्लोज हो रहा है और साथ ही कुछ अहम ट्रिगर्स भी। देवांशी, मॉर्निंग, बताएं आज के कुछ नतीजे भी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। पावर ग्रिड आप देखिए यहाँ पे जो आय आता हुआ दिखा है, मार्जिन्स हैं वो हल्के से कम आते हुए दिखे हैं, लेकिन मुनाफा अनुमान से बेहतर आता हुआ दिखा है। कुल आय में 10% तक की बढ़त आते हुए दिखे है। इसके साथ ही कामकाजी मुनाफा भी इस बार 8,785 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 88.5% पे आते हुए दिखे हैं और साथ ही जो मुनाफा है वो भी इस बार बढ़ता हुआ दिखा है। 3,340 करोड़ पर आया है, जो कि अनुमान था 3,150 करोड़ के आसपास रहने का। साथ ही इनका जो कंसल्टेंसी आय है वो 73% बढ़ती हुई दिखी और जहां से काफ़ी ज़्यादा सहारा मिलता हुआ दिखा है। ट्रांसमिशन रेवेन्यू में 7% तक की बढ़त है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज आय तो बढ़ी है इस बार करीब 31% से, लेकिन मुनाफे में गिरावट आती हुई दिखी है। कामकाजी खर्च बढ़ते हुए दिखे और साथ ही जो मैक्स लाइफ के नंबर्स आते हुए दिखे बहुत ज़्यादा शानदार नहीं लग रहे हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, यहाँ पे देखिए आप जो ब्याज से आए हैं वो इस बार 11% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफे में 25% तक की गिरावट है। ग्रॉस एनपीएस इस बार हल्के से कम बढ़ते हुए दिखे हैं, 7.67% पे आए हैं 7.56% से बढ़कर। और साथ ही आप देखिए जो डिस्पर्समेंट्स हैं वो बढ़े हैं और इसी के चलते नेट इंटरेस्ट इनकम को थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखा है। तो थोड़े से मिले जुले नंबर्स क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के भी हैं। गोदरेज एग्रोवेट, कल हमने आपको बताया था नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में ये स्टॉक। ओवरऑल स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हैं। मार्जिन्स जो हैं वो हल्के से कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आप देखिए जो कुल बिक्री है वो 25% तक बढ़ती हुई दिखी। कामकाजी मुनाफा भी 10% बढ़ा है और मार्जिन्स इस बार 9% पे आते हुए दिखे हैं। 10% से घटकर मुनाफा इस बार 2% तक बढ़ता हुआ दिखा। HEG, यहाँ पे भी आप देखिए नंबर्स इस बार थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। कुल आय में 60% तक की बढ़त है। मार्जिन्स 27% पे कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। घाटे से मुनाफे में आई है। मुनाफा 113 करोड़ का कंपनी ने क्लॉक इन किया। और हिंदुस्तान कॉपर, ओवरऑल अच्छे नंबर्स हैं। मार्जिन्स हल्के से कमज़ोर होते हुए दिखे हैं। कुल जो बिक्री है कंपनी की उसमें 57% तक की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा भी 41% तक बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन मार्जिन्स आप देखिए 26% थे, वहाँ से हल्के से कमज़ोर हुए हैं 23% के लेवल्स पर। और मुनाफे में भी इस बार शानदार बढ़त देखने मिली है। 68 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा क्लॉक इन किया है, 9 करोड़ से बढ़कर। इन ऑल ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं सिवाय के मार्जिन्स के। बिल्कुल, तो मार्जिन्स अच्छे नहीं बट अदरवाइज अच्छे नंबर्स हैं और यही कहानी रही है काफ़ी सारी कंपनीज की। वरुण, बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए सबसे पहले इंद्रप्रस्थ मेडिकल्स नंबर्स अच्छे हैं। रेवेन्यूज़ में 65% की बढ़ोतरी है। मार्जिन 6% से बढ़ के 11%। मुनाफा 40 लाख से बढ़कर 12 करोड़ पे आया है। मनाली पेट्रो, रेवेन्यूज़ दोगुने हो चुके हैं, मार्जिन दुगने से ज़्यादा बढ़े हैं और मुनाफे में करीब 5 गुने के आसपास का जंप है, 21 करोड़ से बढ़ के 117 करोड़। मैंगलोर केमिकल्स, यहाँ पे वीक नंबर्स है। सेल्स 5.5% ज़रूर बढ़ी है, लेकिन मार्जिन 12.7% से गिर के 9%। मुनाफा 29% गिरा है। मिश्र धातु मिक्स है। रेवेन्यूज़ 15% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन में गिरावट 30.1% से गिर के 27.6%। मुनाफा जो है करीब 4.5% बढ़ा है। ओलेक्ट्रा ग्रीन स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। रेवेन्यूज़ 42% बढ़े हैं। मार्जिन में इजाफा हुआ है 5.8% से बढ़ के 21% के आसपास। और मुनाफा जो है 50 लाख से बढ़ के अब 3.5 करोड़ के आसपास आ चुका है। और ऑन मोबाइल ग्लोबल वीक नंबर्स है। रेवेन्यूज़ क्वार्टर 1.27% गिरे हैं। मार्जिन में गिरावट है 11.1% से गिर के 6.9%। मुनाफा जो है 16.5 करोड़ से घटकर अब केवल 2.7 करोड़ के आसपास रह चुका है। हालांकि इस बार कंपनी को एक्सेप्शनल लॉस हुआ है 1.6 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 7.3 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन हुआ था। तो काफ़ी सारे एक्सेप्शंस है जिसके कारण मुनाफा जो है वो गिरा है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और नतीजे भी। आइए अब जानते हैं कहाँ पर आपको रखनी है नज़र, जहाँ तक कुछ और नतीजे और साथ ही खबरों का भी एक्शन है। मानसी, बताइए। बिल्कुल दीपांशु, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल कंपनी के मुनाफे में हमने देखा है यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है करीब 16% की। हालांकि टोटल इनकम के फ्रंट पर करीब 18% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा 541 करोड़ के फ्रेश लोन सैंक्शन किए गए हैं और 433 करोड़ के डिसबर्समेंट किए गए हैं, जिसके चलते पीटीसी इंडिया कह सकते हैं कि टोटल इनकम के फ्रंट पर कमजोरी है, लेकिन मुनाफा करीब 16% बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा इंडियन होटल्स राइट्स इशू का अपडेट है। राइट्स इशू का दाम 150 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। राइट्स इशू के माध्यम से कंपनी 1982 करोड़ जुटाएगी। वहीं 24 नवंबर से 8 दिसंबर तक राइट्स इशू जो है वो खुला रहेगा। एंटाइटलमेंट रेशियो जिसका 9 शेयर पर 1 शेयर का होगा।
13 नवंबर इसकी रिकॉर्ड डेट है और राइट्स इशू का पूरा होने के बाद 2000 करोड़ QIP के माध्यम से कंपनी जुटाती हुई दिखेगी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए बीटल, जो कि भारती ग्रुप की कंपनी है, उसके साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है। जॉइंट वेंचर में डिक्सन की 51% और बीटल की 49% हिस्सेदारी होगी। तो इस जेवी के चलते डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर नजर रखनी होगी। इसके अलावा अबान ऑफशोर कंपनी ने रिगडीप ड्रिलर के सेल को 16 अगस्त को मंजूरी दी थी और इसका अग्रीमेंट जो है कल दाखिल होता हुआ दिखा है। इस बिक्री से कंपनी को 115 करोड़ मिलते हुए दिखेंगे और इसकी डेट ऑफ कंप्लीशन, अगर सेल की डेट ऑफ कंप्लीशन देखें 15 दिसंबर 2021 होगी। तो इसके चलते अबान ऑफशोर पर भी नजर रखें। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें। फाइनल सेट ऑफ खबरें देवांशी के पास, बताएं देवांशी। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे आपको नजर रखने हैं। कल भी स्टॉक में मोमेंटम था और आप देखिए लोन रिकास्ट के लिए SBI के जो कंसोर्शियम है उससे बातचीत एक बार फिर होती हुई दिख रही है, तो इस पर नजर रखें। और साथ ही JSW एनर्जी, जहाँ पे ग्रीन एनर्जी कारोबार में हिस्सा बेचकर कंपनी करीब $500 मिलियन जुटाने की कंपनी की योजना है। और साथ ही आप देखिए बल्क डील कल होती हुई दिखी। SH केलकर एक बड़ा मूव आपको स्टॉक पर आता हुआ दिखा था और यहाँ पे ब्लैकस्टोन कैपिटल पार्टनर्स ने बेचे हैं 1.4 करोड़ इक्विटी शेयर्स और वहीं पे फर्मिनिक एरोमेटिक्स प्रोडक्शन, इन्होंने 1.4 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं 173 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर। तो आज फिर से ये स्टॉक फोकस में आ सकता है। ओके, तो ढेरों खबरें हैं आज, नतीजों का भी रिएक्शन है। थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से भी जुड़ेंगे कुछ और नतीजों के बारे में चर्चा करने के लिए। पर आइए उससे पहले एक बार देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस की नजर कहां पर है FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए नतीजों के बाद BHEL पर रिपोर्ट आई है और कोई भी ब्रोकरेज हाउस इस पर जो है बुलिश नहीं है। सबके सब जो है बिकवाली की राय दे रहे हैं और लक्ष्य भी दे रहे हैं करीब करीब आधे का। बेहतर की क्लोजिंग है। देखिए गोल्डमैन सैक्स बिकवाली की राय को बरकरार रखे हैं 24 रुपये के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने 33 रुपये 70 पैसे का लक्ष्य दिया, 30 रुपये का लक्ष्य दिया। जेफरीज ने हालांकि लक्ष्य जो है 27 से बढ़ाकर 30 कर दिया, लेकिन ओवरऑल कमेंट्री भी अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि नतीजे कमज़ोर हैं और आगे का जो ऑर्डर बुक आउटलुक है वो भी इन्हें उत्साहजनक नज़र नहीं आ रहा है, जिसके चलते सबके सब ब्रोकरेज हाउस जो है स्टॉक के ऊपर बेरिश हैं। लेकिन नतीजे अच्छे आए थे IGL के, लेकिन यहाँ पर भी देखिए कुछ ब्रोकरेज हाउस जता रहे हैं कि आगे जाकर मार्जिन पर एक प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते जेफरीज ने खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा, लेकिन जो लक्ष्य इसमें मामूली कटौती की है 675 से घटाकर 660 कर दिया है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स देखिए बिकवाली की राय को बरकरार रखे, लेकिन लक्ष्य उन्होंने एडजस्ट किया है 365 से 400 रुपये कर दिया है। और CLSA ने भी देखे रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया और मार्जिन पर प्रेशर जो आएगा आगे जाकर, इसके चलते वो लक्ष्य भी घटा है 630 से घटाकर 540 रुपये कर दिया है। इसके अलावा नजर रखनी है पार ग्रिड पर। यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 220 रुपये के लक्ष्य के लिए 186 क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि डिविडेंड यील्ड के लिहाज से आप देखिए तो स्टॉक काफ़ी आकर्षक नजर आ रहा है। ब्रिटानिया के नतीजों पर कल हमने आपको रिपोर्ट्स बताई थी, आज CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 4200 रुपये के लक्ष्य के लिए। ऑरबिंदो फार्मा यहाँ पर भी कल नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिला था और CLSA ने जो है रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और लक्ष्य 830 रुपये का दिया है। और ये मान रहे कि आगे जाकर जो US कारोबार है यहाँ पर बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसके चलते यहाँ पर देखिए इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स देखिए इन्होंने लक्ष्य काटा है 930 से घटाकर 860 कर दिया है, करीब 677 की जो है क्लोजिंग है। M&M के कल नतीजे आए थे। यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1064 के लक्ष्य के लिए। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य इन्होंने बढ़ा है 1086 से बढ़ाकर करीब 1180 रुपये कर दिया है। शोभा डेवलपर्स यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी शानदार। CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 865 से बढ़ाकर 973 कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली भी अगर आप देखें तो इनका भी भरोसा जो है स्टॉक के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अंत में NCC यहाँ पर CLSA की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 120 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स। इन पर रखी हुई भेल की रिपोर्ट्स इंटरेस्टिंग सब बेचने जो टारगेट दे रहे हैं उस भाव में तो भेल भी नहीं मिलती आजकल नहीं ऐसा हाल हो ज्यादा ही मिलती है 25 30 45। ये भगवान, चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए बढ़ते आगे और वक्त है हमारे सारे एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। बंसल जी सुस्वागतम, सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, और स्पेशल सुप्रभात अनिल जी दीपांशु को। और देखने में ऐसा लग रहा है अनिल जी दीपांशु एक हेयर कट लेके आए हैं, अगर गलत नहीं हो तो दीपांशु कृपया
थोड़ी सी रोशनी डालें आप। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन माननी पड़ेगी सर बंसल जी। गजब है यार बंसल जी, आप कमाल। मैं सुबह से 2 बार दीप से बाहर मिल चुका हूँ न्यूज रूम में, यहाँ पे भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मानना पड़ेगा सर, पार की नजर, क्या बात है। जबरदस्त। बिल्कुल सर, पूरे मार्क्स आपको, फुल मार्क्स, एकदम सही। बताएं सर, अब पिक ऑफ द डे। नहीं अनिल जी देखिए, अभी ऑब्जर्वेशन तो हुआ अनिल जी, एनालिसिस भी है। और दीपांशु बुरा बात मानना, देखिए मस्ती की पाठ चला, कमिंग फ्राइडे है तो हंसी मजाक शुरू हो चुका है। हमारे जमाने में दीपांशु इस तरीके का हेयर कट ना शादी से पहले लिया जाता था, और हमारे जमाने से पहले वाले जमाने में इस हेयर कट पे तेल भी लगाया जाता था। बहुत ही बढ़िया बंसल जी, लाजवाब। मानना पड़ेगा, वो लिंक कहीं से भी लिंक निकाल लेंगे बंसल। मजा आ गया। बंसल जी की शुभकामनाएं, अगर इन्हें शुभकामनाएं माने तो आपके साथ है। चलिए बढ़िया है, बताएं सर। देखिए मेरे को अनिल जी पसंद है इंडिया सीमेंट। इंडिया पूरा सीमेंट स्पेस रैली ले चुका है, ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है। इंडिया सीमेंट में उस एक्सटेंट की रैली नहीं आई है। आज नतीजे हैं और चार्ट ये बोल रहा है कि इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। स्टॉक ने कल भी अटेम्प्ट करा है 2017 के हाइस के ऊपर निकलने की स्टॉक तैयारी कर रहा है। तो इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। अगर नतीजों में थोड़ी सी निराशा हुई तो करेक्शन के बाद स्टॉक चलेगा। स्टॉक 270 की तरफ जा रहा है, तो 215 का स्टॉप लॉस लगाना है इंट्राडे के लिए। आज के लिए टारगेट है 235 का, अल्टीमेट टारगेट है 270 का, स्टॉप लॉस लगाना है 215 पर। ओके, 215 के स्टॉप लॉस के साथ इंडिया सीमेंट में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। आइए सुमित जी से पहले उनकी पसंद का शेयर। सुमित जी सुप्रभात। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो पिक ऑफ द डे है वो है आईजीएल। आईजीएल के अंदर एक करेक्शन के बाद एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, तो आईजीएल अब यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। तो आज और आने वाले दिनों के लिए आईजीएल में खरीदारी करें। आईजीएल के अंदर यहाँ से ऊपर में 510 रुपए, 515 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है वो है 477 480 के आसपास। 477 का नीचे में स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ऊपर में जो आईजीएल के टारगेट्स है वो 510 से 515 तक के देखने को मिल सकते हैं। ओके, आईजीएल दमदार नतीजे आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, और आज रहेगा स्टॉक एक्शन में। ऐसे में करें आप खरीदारी यहां पर भी। आइए अमरीश सर भी हमारे साथ है। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। मेरा पिक है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ये करीब 90 ईयर ओल्ड कंपनी है जो बना, पीएसयू बना था 1960 में एंड बिकेम द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिजिनस वॉरशिप, जो इन्होंने बनाया था आईएनएस अजय 1961 में। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है क्योंकि अभी नेवी का फ्लीट जो है करीब 150 शिप्स का है, कोस्ट गार्ड का 130 वेसल्स का है। ये दोनों बढ़ के करीब 200 वेसल्स होंगे फॉर ईच ऑफ देम बाय कैलेंडर ईयर 27। तो इसके कारण जो ऑर्डर्स आने वाले हैं शिप बिल्डर्स को काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, बिकॉज ऑफ विच मैं बोल रहा हूँ विजिबिलिटी अच्छा है। और नेवी का जो बजट है करीब 4.5 लाख करोड़ है अप टू कैलेंडर ईयर 27। और इनका यदि बैकलॉग देखें, ऑर्डर बैकलॉग करीब 25,700 करोड़ का है फॉर नियरली 17 शिप्स जो अभी उन लोग शुरू कर रहे हैं इन दिस ईयर। और इन्होंने रिसेंटली मॉडर्नाइज भी किया है, इनका प्लांट एंड मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया है। तो कैपेसिटी जो है इनका 20 शिप्स से 24 शिप्स होने वाला है। एंड इफ यू आई मीन लुकिंग एट द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, और इसका जो अर्निंग्स है ईपीएस एक्सपेक्टेड फॉर FY23 करीब 25 का है। इट्स लुकिंग वेरी चीप एट 10 PE। और मेरा जो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है टारगेट है 320 का। 320 तक के टारगेट के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर में करें खरीदारी, यह है अमरीश सर की राय। कुणाल जी भी तैयार है हमारे साथ। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, खरीदना तो है टाटा मोटर्स DVR, जिसमें कि एक बहुत ही दमदार ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा। स्टॉक ने 275 की बाधा को पार किया और जिस तरह का एक स्ट्रक्चर पहले बना हुआ है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, तो टाटा मोटर्स DVR खरीदना है। लेकिन आज बाजार का मिजाज खराब है, तो मेरी राय में अनिल जी थोड़ा नीचे मिले तो बहुत बेहतर है। अगर ये 275 280 के आसपास मिल जाए, 275 से 280 के रीजन में मिले तो वहां पर खरीदें। स्टॉप लॉस रख लें 272 का, जो कि ब्रेकआउट का स्तर है। और मुझे लगता है अनिल जी ये 300 रुपए तक जाएगा, तो 300 का इवेंचुअल टारगेट होगा। टाटा मोटर्स DVR पर गिरावट में खरीदारी कराएं। गिरावट में 275 280 के आसपास मिले खरीदारी कीजिए 300 रुपए तक के टारगेट के लिए। 272 272 का स्टॉप लॉस 14 मई
ये था वो दिन 148 रुपए का दाम जिस दिन हमने टाटा मोटर्स डीवीआर को रिकमेंड किया था एसआईपी स्टॉक में, लगभग दुगुना हो चुका है। यस सर। तो टाटा मोटर्स पिछले साल दिवाली और इस बार टाटा मोटर्स डीवीआर और अभी भी कमाल करेगा, यहाँ से भी नहीं बेचना है। आएगा, छोटे मोटे करेक्शन चलेंगे, वो हो सकता है 285 वाला 250 हो जाए, वो 5-10-15% कभी भी हो सकता है, बट ये स्टॉक रखने लायक है। और अगर आपके पास टाटा मोटर्स है तो टाटा मोटर्स डीवीआर, इसे आपको याद भी होगा, इसलिए हमने डीवीआर ही बोला था। यस सर, यस सर। तो बिल्कुल। कुणाल जी और कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि हाल में आपने सुना होगा अनिल जी, टेस्ला के जो एलॉन मस्क हैं, हाँ, उन्होंने अनिल जी एक ट्विटर पोल किया कि क्या उन्हें टेस्ला के शेयर बेचने चाहिए, नहीं बेचने चाहिए। सबने कहा बेचने चाहिए, 55% लोगों ने कहा बेचने चाहिए, तो उन्होंने तय किया कि वो अपने शेयर बेचेंगे। तो अनिल जी आने वाले समय में अनिल जी ये जो कॉल्स हम देते हैं अनिल जी, इसको भी ट्विटर पोल के जरिए करना चाहिए। पहले पूछ लें कि क्या टाटा मोटर का डीवीआर रखें या बेच दें। आपका क्या विचार है अनिल जी? मेरा विचार ये है, जो एलन मस्क साहब ने पोल किया उसमें वो पूछो जिन लोगों ने बोला, कितने 58% लोगों ने बोला ना, 58% लोगों ने बोला कि बेच दो। उन 58% में से कितने के पास टेस्ला पड़े हैं? हाँ। वो देखिए, जिसके पास होगा वो कभी नहीं बोलेगा कि आप बेचो। पता चला स्टॉक का 7-8% तो गिर गया, उसके चक्कर 12% गिरा था। तो इसलिए भाई साहब, वोटिंग राइट उन्हीं को दिया जाए जिनके पास शेयर होल्डर है। जो शेयर होल्डर है, पता चला जिनके पास नहीं, अच्छा बेटा गिराओ, अब हमने लेना है वो। ये चक्कर में मत पड़ना। ये एलोन मस्क साहब अलग चीज है, कुणाल जी अपने छोटे आदमी है। एलोन मस्क साहब जैसे बड़े आदमी नहीं है, उनके चक्कर में पड़ोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए, अपने तो जैसा चल रहा है बढ़िया है, भगवान की दया है, बहुत बढ़िया। एलन मस्क साहब को, ट्रम्प साहब के बाद यही आदमी है जो ट्विटर का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर तरह से क्रिप्टो से लेकर हर चीज में लेकर, मजा आता है। आइए, वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर। दमदार नतीजों की लिस्ट इस बार काफी बढ़िया और काफी अच्छे नतीजे आ भी रहे हैं। आज आपको क्या क्या पसंद आया, बताइए। मॉर्निंग सर, कुणाल भाई बात कर रहे थे कंपनी के बारे में, टाटा मोटर्स डीवीआर। यही बोलूंगा कि सर वो 300 का नहीं, मैं कम से कम आपको 500 का भाव दिखाऊंगा उसका। 1 साल में हो 2 साल में हो, बट कम से कम क्यों होगा और व्हाई इज द रीजन, वो कभी आराम से बात करेंगे टाटा मोटर्स डीवीआर के बारे में। बिल्कुल सर, रिजल्ट्स पे अगर फोकस करें तो एक सेगमेंट जहां पे रिजल्ट्स वीक आ रहे हैं वो है ऑटो सेक्टर, और अपने को सबको पता है कि क्यों, बिकॉज इनपुट प्रेशर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और जो कंपनीज कॉस्ट प्रेशर के होते हुए भी अच्छे नंबर्स दे रही है, उनमें हमने देखा कि यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत वापस आ रहा है, जैसे टीवीएस मोटर्स में हुआ या महिंद्रा एंड महिंद्रा में हुआ। अब आपको मारुति का सर मार्जिन कम होकर मेरे ख्याल में 5% हो गया था, कल एमआरएफ का नंबर आया 10% हो गया था। उस रिजल्ट में बॉश के जो नंबर्स आए हैं ना सर, आई थिंक देयर वाओ रिजल्ट्स। सर ये स्टॉक 25,000 का होता था, आज कुछ 18,000 का स्टॉक है। सो अभी तक वो ऑल टाइम हाई के पास गया ही नहीं है सर। ये 20-22% ऑपरेटिंग मार्जिन करता था जब ये ऑटो साइकिल चलता है, आज भी 14% के मार्जिन पे है, अच्छे नंबर आने के बाद भी। सो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत बड़ा आ सकता है यहाँ से आके भी, एक चीज। दूसरा चीज सर, आप नंबर्स देखिए, वाई ऑन वाई, क्वार्टर क्वार्टर दोनों नंबर्स देखिए। सेल्स 18% ऊपर है सर, वाई ऑन वाई 19% क्वार्टर क्वार्टर। एबिटा 350 करोड़ आया सर। प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू व्हाट अदर्स वर, बिकॉज उसमें टैक्स रिवर्सल भी हुआ है, तो उसके कारण उसको उसका बेनिफिट मिला है। बट अगर आप सारी सेगमेंट देखेंगे ना सर, जैसे कि इसका प्रोडक्ट सेगमेंट देखें, पावर ट्रेन सॉल्यूशन देंगे, आफ्टर मार्केट डिवीजन देखें, आई थिंक एवरीथिंग इज फायरिंग। 20%, 15%, 27%, मतलब कि हर एक सेगमेंट फायर कर रहा है। सो आई थिंक बॉश इन दिस एनवायरमेंट, स्पेशली इन दिस एनवायरमेंट, टफ एनवायरमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। उसी सेक्टर में सर अगर एक मैं छोटा सा कंपनी ऐड कर सकूं, शारदा मोटर्स। एज आई सेड, अ लॉट ऑफ कंपनीज, ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैव रिपोर्टेड वेरी वेरी वीक सेट ऑफ नंबर्स। ये शारदा मोटर्स का नंबर्स देखिए सर, मतलब कि 52% एबिटा ऊपर था, क्वार्टर क्वार्टर की बात कर रहा हूं। लेट्स फॉरगेट वाई ऑन वाई। मार्जिन सर 10.5% आया कंपेयर टू 8.5% क्वार्टर क्वार्टर। So you are seeing in an auto ancillary company margins improving, which is something which you have to take note. और 15 टाइम पे ट्रेड करता है शारदा मोटर्स। एक कंपनी सर रेडिंगटन, मैं बार बार डिस्क्लोजर, वी होल्ड इन अवर पर्सनल पोर्टफोलियोज, वी हैव एडवाइज्ड दिस स्टॉक टू अवर क्लाइंट्स। मतलब कि दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट ई लॉजिस्टिक्स कंपनी सर। हम बार बार बात कर रहे हैं कि जब ये लॉजिस्टिक्स कंपनी जो भी आएगी, डिलीवरी आएगी आईपीओ के लिए, तो कभी टीसीए ऊपर है, कभी
महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ऊपर है, ये ऊपर है, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट इवन टॉक अबाउट रेडिंगटन। सर नंबर्स देखिए, सेल्स सर इसका प्रॉफिट सर 327 करोड़ आया, विच इज अप 76% YOY, 38% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एबिटा 433 करोड़ आया, विच इज अगेन अप 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 50% YOY। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं सर इस चीज में, आई थिंक इसका मार्केट कैप कुछ 11-12 हजार करोड़ है सर, इसके पास 3,500 करोड़ कैश पड़ा है, 3,500। और सर ऑलमोस्ट अभी ये 1100-1200 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाने लगा है साल का। इंडिया में मुश्किल से 200 कंपनीज होंगी सर जो 1000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट कमाती है। ये कंपनी 8 टाइम्स पे ट्रेड करती है, 8 टाइम्स पे, और इसका इंडिया बिजनेस का आरओसी 71% है, ग्लोबल का 77% है। 8 टाइम पे इंडिया बिगेस्ट ई लॉजिस्टिक्स कंपनी मिल सकता है, आई डोंट नो व्हाई। तो 3 ये मेजर बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है सर, वीक नहीं है। बट आईजीएल अगर मैं बोल सकूं तो आईजीएल के नंबर्स अच्छे आए थे, वॉल्यूम बहुत शानदार थे, बट मार्जिन इनलाइन थे। बट आईजीएल में इशू एक ही है सर, क्योंकि नेचुरल गैस स्पॉट एलएनजी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो लोग पास कर सकेंगे नहीं पास कर सकेंगे, किस तरीके से क्या होगा आगे जाके, आई थिंक दैट इज अ कंसर्न व्हाट ऑल द एनालिस्ट हैज। बट अदरवाइज आप एबिटा देखिए, एबिटा पर एससीएम देखिए, वो दोनों अच्छे थे। एक कंपनी सर इन इंडस्ट्रियल्स एंड कैपिटल गुड्स, कल आपको याद होगा हम लोगों ने बात किया था एलगी इक्विपमेंट के बारे में। आज कैना मेटल देखिए सर, आई थिंक इस स्पेस में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल्स में बहुत चीजें हो रही हैं। कैना मेटल 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 3100 करोड़ का। एबिटा सर 21% ऊपर था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 65% ऊपर था YOY। मार्जिन 17.5% से 19% हो गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और YOY तो 13% थे। मतलब ये जो नंबर्स आ रहे हैं इस सेगमेंट में सर, मतलब I think the demand is so strong in some of these capital goods industrials that इस क्वार्टर से वो नंबर्स आने चालू हो गए हैं। तो ये 4-5 कंपनी है सर, आज कोई वीक कंपनी ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ही कोई वीक कंपनी है। भेल के नंबर्स इनलाइन आए थे, पेट्रोनेट के नंबर्स आए थे जहां पे ट्रेडिंग गेन्स थे, तो इसलिए उसके नंबर्स आपको अच्छे दिख रहे हैं। तो वीक साइड पे कोई नंबर नहीं है, स्ट्रॉन्ग साइड पे आपको मैंने 4-5 नंबर्स बता दिए। ऐसा तो कम ही सुनने को मिलता है कि आपको कोई रिजल्ट खराब या बहुत मतलब नापसंद वाले हों, ये तो अच्छी बात है। तो कम से कम अच्छे नंबर्स हैं, भेल भी हैं, खराब मतलब बहुत खराब नहीं है, ठीक है, वैसा ही है कि भेल का जी सर, भेल का इशू पता है क्या है सर? अब भेल का एक सेकंड अगर मैं ले सकता हूं तो भेल का एग्जीक्यूशन जो है ना सर, आज वो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है भेल का, 5,000 करोड़ का वो क्वार्टरली रन रेट करने लगा है, मतलब कि 20,000 करोड़ का उसका सेल्स हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक पे बैठा है। मैनेजमेंट में ईवी चार्जिंग, शिप बिल्डिंग, सोलर सेल्स, ग्लोबल कंपनीज का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आना, ये सब बातें की हुई है। द गुड थिंग इज वॉज कि इनका सेल्स बढ़ा इस बार, 3,500 करोड़ से कुछ 5100 करोड़ सेल्स हुआ। बट क्योंकि कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट 25% बढ़ गया था, एबिटा लॉस हुआ। इस कंपनी में सर एक ही चीज आप ट्रैक करिए, इसके रिसीवेबल्स अभी भी 500 दिन है सर, 500 दिन। इसका जो सारा पैसा अटका हुआ है रिसीवेबल्स में अटका हुआ है। इट इज लाइक एलएनटी, जब एलएनटी 800-900 पे ट्रेड करता था ना कि हाँ भैया उसके पास ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन होता नहीं है, ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन होता नहीं है, इनका एग्जीक्यूशन भी होगा। बट इसका जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे या बहुत सारे एनालिस्ट को यही है कि भैया इसका रिसीवेबल का पैसा वापस आना चाहिए इसे। जब तक रिसीवेबल का पैसा वापस नहीं आएगा तब तक इसको कभी भी अर्निंग मल्टीपल मिलेगा नहीं। तो ये बहुत ही जरूरी, मगर इस क्वार्टर में रिसीवेबल्स 11% नीचे था YOY सर, बट अभी भी 500 दिन है, 500 डेज सर, इट इज वेरी वेरी हाई। सो जब ये इंप्रूव होगा तब लोग इसकी तरफ देखने लगेंगे। बट आई सेड 25,000 करोड़ मार्केट कैप, 20,000 करोड़ सेल्स, 1 लाख करोड़ ऑर्डर बुक, इट इज समथिंग जो लोग देखते हैं इसको। ओके, तो देखते हैं BHEL आगे जाके कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है। कुछ मैट्रिक्स पर देखें तो नतीजे उतने खराब नहीं है, बट ऑफ कोर्स रिसीवेबल्स की सिचुएशन अभी भी सुधरनी बाकी है। शुक्रिया वरिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों की एनालिसिस करने के लिए।